राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जान। शाम होते होते घबराहट बढ़ने लगी थी, जो उसके चेहरे पर भी साफ दिखाई दे रही थी। जब अपने बेडरूम में एक कोने में रखे ड्रेसिंग टेबल पर आईने से उसने खुद को निहारा। बस 1 घंटे बाद ही उसे अपने फ़ोन के माध्यम से अपनी कविताओं को सुनने का मौका मिला है। एक बड़े मंच पर। वैसे पहले भी तो कई बार वो ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा बन चुकी है। बाहर बारिश हो रही है, जिसमें मौसम में ठंडक आ गई है, फिर भी घबराहट से उसके चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही है। अपनी सूती साड़ी के आंचल से चेहरे पोंछते हैं, फिर अपनी अलमारी खोले उसमें से उस प्रोग्राम में पहनने के लिए साड़ी का चयन करती है। वैसे आमतौर पर पहले कभी भी ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से तैयार नहीं होती थी, पर आज उसे लगा कपड़ा बदल लेना ठीक रहेगा। अपनी पसंदीदा लाल रंग की साड़ी, जिस पर सुनहरा बॉर्डर बहुत सुंदर लग रहा था, उसे निकाल कर शीशे के पास गई। कंधे पर रख कर देखते ही तो खुद को से कहती है, वाह बहुत सुंदर लग रही है अदिति तू तो इस साड़ी में। फिर उसका मैनेज गोल्डन ब्लाउज और आर्टिफिशियल ज्वेलरी सब एक तरफ बिस्तर पर रख कर अपनी डायरी निकाली। आईने के सामने अपनी उस सभी कविताओं को गाने का अभ्यास करती है, जो सुबह से कोई बार कर चुकी है। काश थोड़ी सुंदर होती, मन में सोचती है, पर इस भाव को परे कर खुद से कहती है, मैं सुंदर ना सही तो पर मेरे लिए हर शब्द तो सुंदर ही होता है, और मैं अपनी कविताओं का वाचन भी बहुत अच्छा करती हूँ। ऐसे किसी भी मंच पर जब भी सुनाया, सबने तारीफ की। आधे घंटे अभ्यास करने के बाद तैयार हो अपने कमरे में अपने स्टडी टेबल पर साथ रखे सोफे पर बैठ जाती है। घबराहट अभी भी हो रही है। अपनी कांपती उंगलियों से संचिता द्वारा भेजे गए लिंक को खोलती है। थोड़ी देर बाद अभी भी काव्य कौशल चल रही थी ऑनलाइन, और अदिति, जो कि थोड़ी देर पहले ही उस लाइव प्रोग्राम में हिस्सा थी, जो 1 घंटे का कार्यक्रम था, पर वो 10 मिनट बाद ही खुद को उस स्टूडियो से बाहर देख रही थी। उसने अपने मन को समझाया, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, उसे थोड़ी देर बाद जोड़ लिया जाएगा। कई बार उसने कोशिश की, पर उसे दोबारा उस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। रात का खाना बनाने और कई सारे काम थे। बेटी की स्कूल ड्रेस प्रेस करना भी बाकी रह गया था। दिन भर इस काव्य गोसड़ी में अपनी कविताओं को छांटने और सुनने का अभ्यास करने में ही पूरा दिन निकल गया था उसका। अदिति को यह गुण बचपन से ही विरासत में मिलता था, जिसकी पहचान उसे कोरोना काल में कुछ साहित्य ऐप के माध्यम से हुई, जिसमें पढ़ने के साथ साथ लिखना भी आसान था। उसकी लिखी एक कविता पर बहुत से लोगों की वाह वाह के क्या बात है जैसे समझे देख वो लगातार लिखती ही गई। फिर कुछ ऑनलाइन मंचों से जुड़ना का मौका मिला, और वो अपनी कविताओं को वचन करती। सब उसकी खूब तारीफ करते। जब वो कैमरा ऑफ करके सुनती, फिर उसके अंदर का वो डर जो बचपन से बैठा हुआ था, जब उसकी शक्ल से कारण उसके लंबे रंग का कारण उसे अपेक्षा की शिकार होना पड़ता था हर जगह, चाहे वो घर हो या बाहर। अब उसे लगने लगा था कि इस अभ्यासिका दुनिया में और इस साहित्य का दुनिया में आपकी काबिलियत देखी जाती है, ना कि आपकी शक्ल, जो पिछले 3 साल से लगातार देखने में ऐसी डूब गई थी कि अब उसे साहित्य के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। हमेशा कल्पना की दुनिया में रहने वाले अदिति साहित्य जागता में अपनी पहचान बनाने लगी थी। कुछ दिन पहले जब
उसे एक ऑनलाइन मंच पर अपनी कविताएं सुनने के लिए आमंत्रित किया गया तो उसे इस बात की अंदाज ही नहीं था कि वो जिस मंच से जुड़ी रही है वह साहित्य नहीं, कुछ और ही चल रहा है। एक जाल बिछाया जा रहा है सुंदर औरतों के लिए। उसने भी अपना परिचय और फोटो भेज दिया था और उस कार्यक्रम का बैनर जब बनाकर आया तो उसने अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दिया था कार्यक्रम के लिंक के साथ। जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई और उसने अपनी पहली छंदमय कविता सुनाई तो संचालिका महोदय को हाव बदल गए हुए देखा। ऐसा लगा रहा था कि वो किसी बात से परेशान थी, किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और उनके चेहरे पर भी पसीने की बूंदें फ़ोन में स्क्रीन पर भी साफ दिखाई दे रही थी। फिर बाकी प्रतिभागियों के सुनने के बाद पूर्ण उसके अपनी दूसरी कविता सुनाने के लिए कहा। उसने कुछ पंक्तियाँ सुनाई ही थी कि तभी उसकी मम्मी का फ़ोन आ गया। उसने तुरंत फ़ोन काटा और क्षम याचना के साथ अपनी कविता पूरी करने लगी। यही कविता जिसका चयन उसने तुरंत किया था। कार्यक्रम के विशेष को देखकर जो आधी आबादी यानी स्त्री विशेष पर थी दबी हुई हक इच्छा मन में हरदम हैरती। मैं आकाश कभी पंछी मना पंख खोल उड़ती। उसने बड़े मन से यह छंद गीत लिखा था और उसका वचन भी बहुत अच्छा हो रहा था। ऐसे उसे लग रहा था कि पर अभी भी संचालिका के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने अदिति के उस गीत पर कोई समीक्षा न करते हुए कहना शुरू किया कि उन्हें नेटवर्क के में प्रॉब्लम है, किसी भी समय कार्यक्रम बंद करना पड़ सकता है। ऐसे बोलते समय उनकी आवाज़ कांप रही थी। अदिति को लगा पता नहीं उससे क्या गलती हो गई जो वो बाकी प्रतिभागी को तरह स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रही है। कार्यक्रम चलता रहा जो वो फेसबुक पर देख रही थी। 1 घंटे का कार्यक्रम 1.5 घंटा चला। 3 के स्थान पर अब 2 ही प्रतिभागी और संचालिका दिख रही थी। आईना के पास आकर एक बार फिर निहारा खुद को। सही तो लग रही थी आज। हल्का मेकअप की भी किया था उसने। कपड़े बदले यह सोचकर कि इतनी अच्छी साड़ी रसोई घर पहनकर काम करूंगी तो कहीं दाग धब्बे न लग जाए। पर मन अटका हुआ था कि उस काव्य पाठ वाले कार्यक्रम में ही कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसने संचालिका को फ़ोन किया यह जानने के लिए कि उसकी प्रस्तुति कैसी थी और 10 मिनट बाद ही वो कार्यक्रम बाहर क्यों हो गई। कारण वही सुनने को मिली कि उनके फ़ोन के नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण उन्हें नहीं जोड़ पा रही थी। ऐसे कैसे हो सकता है, यही सोचते हुए अदिति रात के खाने की तैयारी में जुट गई। किचन समेटते समेटते रात के 12:30 बज गए पर उसका पूरा ध्यान उसी कार्यक्रम पर था। जब सोने आई तो एक बार उसी कार्यक्रम को देखना शुरू किया और फेसबुक पर आए कमेंट पढ़ने लगी। उसकी दोनों कविताओं में किसी की भी समीक्षा नहीं थी पर याकता उसकी नज़र एक कमेंट पर अटक गई जिसकी लिखा हुआ था इनको कौन लाया है कार्यक्रम में। मंच की प्रतिष्ठा और कार्यक्रम में स्तर का भी ध्यान रखना चाहिए। अदिति को वो पूरा खेल समझ आ गया। क्या उसे 10 मिनट बाद ही बाहर कर दिया गया था। यह भी वो अपेक्षा की शिकार हुई। उसकी कविताएं नहीं उसकी शक्ल के आधार पर वो अपेक्षा हुई। यह आईना सच बोलता है कि मेरे मन का आईना झूठ बोलता है कि तू सुंदर है क्योंकि तेरा मन सुंदर है, पर ऐसा नहीं। बाहरी दुनिया आपका बाहरी रंग रूप देखती है, जो देखता है वही बिकता है। पैकेट सुंदर हो तो अंदर ही घटिया माल भी महंगे दामों में बिक जाते हैं।
जगलिका को लगातार अध्यक्ष का फ़ोन और मैसेज आ रहा था। उस पर भी प्रेशर बना हुआ था। गलती उसकी भी तो नहीं थी, वो मैसेज अध्यक्ष का ही था। रात भर नींद आंखों से कोसे दूर थी। मन में ठान लिया था कि अब किसी भी काव्या गोट्स की शामिल नहीं होगी और ना ही कुछ भी लिखेगी। सुबह से आईने में अपनी शक्ल देखने से भी गुजर कर रही थी। गुस्सा आ रहा था कि सब पर, और यह वाक्य कानों में गूंज रहे थे। इनको कौन लाया है, पर भगवान लाए, उसकी माँ लाई, और यहाँ तक छंद गीत गाने लायक उसकी सभी छंद गुरु लाए। पर क्यों लाई, ये सवाल खुद से कर रही थी और अपनी आंखों से आंसू को रोक नहीं पा रही थी। क्यों नहीं कोई उसके अंतर्मन में बसे आईने से उसके देखता है। अगले ही दिन जहाँ से उसने छंद ज्ञान लिया है और वहीं इस ज्ञान को बांट रही है। उसके कई शिष्य को फ़ोन लगाया या कई बार इग्नोर किया। किसी से कोई बात नहीं करेगी, कुछ नहीं बताएगी। रात क्या हुआ उसके साथ, किसी हाल में वो कुछ नहीं कहेगी किसी से भी। लेकिन जब उसकी प्रिय शिष्य, जो उससे उम्र में काफ़ी बड़ी है और अदिति उन्हें अपनी बड़ी बहन मानती, उनका फ़ोन उठा लिया। हेलो गुरु दीदी, आप अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए और 4 बजे जूम मीटिंग में ज़रूर आइएगा। चाहते हुए भी उसे विनम्र आग्रह को ना ठुकरा पाई। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया था और सभी साधक को गुरुओं ने उसकी जमा कर तारीफ की थी या उसकी शक्ल नहीं सिखाने की लगन से अपनी पहचान बनाई थी। बाद में पता चला कि जिनकी टिप्पणी से वो इतनी आहत हुई थी, वो बहुत ही घटिया इंसान, जो सुंदर लड़कियों और महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनका शारीरिक और मानसिक शोषण करते हैं। उस अपेक्षा के कारण वो बहुत बड़े संकट में गिरने से बच गई। अच्छा ही हुआ जो वह उसके अंतर्मन के आईने से अदिति के वास्तविक सौंदर्य उन्होंने नहीं देखा, वरना वो भी अन्य कभी यात्रियों के समान उन लोभी लालची लोगों के जाल में फंस जाती। जी हाँ दोस्तों, हमारी स्टोरी कैसी लगी अपने दोस्तों के पास ढेर सारा शेयर कीजिए। हमारी स्टोरी से क्या सीख मिली है हमारे कमेंट में ज़रूरत है। हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, दुलार दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब